सभी का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश शूटर पे। आज की क्लास थोड़ी सी लेट है क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। कल से आपको रेगुलरली क्लासेस टाइम पे मिलेंगी। आज सुबह का सेकेंड एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं। वन मोर ईयर इसका टाइटल है। आर्टिकल लिखा हुआ है चाइना में कोविड फैल जाने की वजह से एशियन गेम्स के पोस्टपोन होने पे, तो इसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे दुनिया भर के एथलीट्स पे। आज का क्विज़ है आपका। इस आर्टिकल में जो भी पढ़ोगे कॉम्प्रिहेंशन के, ग्रामर के, वोकैब के, स्ट्रक्चर्स के सारे कॉन्सेप्ट्स इस क्विज़ पे अप्लाई होंगे। मन से पढ़ो और 5 में से 5 मार्क्स लो। क्लास के लास्ट में इसका सोल्यूशन करवाता हूँ। अभी एक स्क्वाड ट्राई दे जो है ना अभी भी दे सकते हो। चलिए शुरू करें क्लास को। आइए कुछ नया सीखते हैं। चलिए कह रहा है वन मोर ईयर। सीधी सी बात है, कह रहा है एक साल और, वन मोर ईयर। और किसकी बात हो रही है? ऑन द पोस्टपोनमेंट ऑफ होंगजोऊ एशियन गेम्स। कह रहा बात की जा रही है पोस्टपोनमेंट की, आगे खिसका देने की उन एशियन गेम्स के या एशियाड गेम्स के। एशियन गेम्स और एशियाड गेम्स एक ही बात है। कह रहा है उन एशियन या एशियाड गेम्स के जो चाइना की होंगजू नाम की सिटी में होने वाले थे। पोस्टपोनमेंट का मतलब होता है आगे खिसकाना, पोस्टपोन करना। बड़ा सिंपल सा वर्ड है। पोस्टपोन वर्ब से पोस्टपोनमेंट नाम का नाउन हमने बनाया हुआ है। अब इसको डिफरल भी बोलते हैं, डिलेइंग भी बोलते हैं और पुटिंग ऑफ भी बोलते हैं। वर्ब से नाउन फॉर्म को हमने बनाया वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा के। अब ये जो पुटिंग ऑफ आप देख रहे हो ना, इसको आज आप आर्टिकल में फिर से देखोगे। पोस्टपोनमेंट का ही सिनोनिम है पुटिंग ऑफ। इसके टाइटल पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे, देखें क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है एज द एशियाड इज पुट ऑफ, एथलीट्स हैव टू रीवर्क प्रेपरेशंस एंड प्रायोरिटीज़। कह रहे जैसे ही एशियाड को पुट ऑफ किया जाता है। पुट ऑफ करना क्या होता है अभी बताया ना, पोस्टपोन करना, पुट ऑफ करना, पोस्टपोनमेंट, पुटिंग ऑफ। कह रहे जैसे ही एशियाड को आगे खिसकाया जाता है, पोस्टपोन किया जाता है इस गेम्स को, एथलीट्स को दुनिया भर के रीवर्क करना पड़ेगा, फिर से वर्क करना पड़ेगा अपनी प्रिपरेशंस पे, तैयारी पे और अपनी प्रायोरिटीज़ पे, अपनी प्राथमिकताओं पे। पहले ये एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करने वाले थे, अब एशियन गेम्स बाद में होंगे, उससे पहले कॉमनवेल्थ हो जाएंगे। तो इनकी प्रायोरिटीज़ और इनकी प्रिपरेशन दुनिया भर के एथलीट्स की पटरी से उतरने वाली है। एशियन गेम्स, एशियाड गेम्स की वर्ब है इज़ पुट ऑफ। पुट ऑफ करना मतलब किसी चीज़ को आगे खिसकाना। पैसिव वॉइस है इज़ प्लस में पुट ऑफ वर्ब की थर्ड फॉर्म। पुट एक ऐसी वर्ब है जिसकी V1, V2, V3 सेम होती है। कट है, पुट है, स्प्रेड है, हर्ट है, हिट है, कास्ट, कोस्ट, फोरकास्ट। याद है ना, सारी वो वर्ब्स जिनकी V1, V2, V3 में कोई फ़र्क नहीं आता। तो ये है तो V3 लेकिन लगी हुई है V1 की तरह है, क्योंकि V1, V2, V3 एक ही है। गेम्स के नाम के आगे हमेशा द लगाएं, ट्रॉफीज़ के नाम के आगे हमेशा द लगाएं। ओलंपिक्स हैं, देवदत्त ट्रॉफी है, संतोष ट्रॉफी है, एशियन गेम्स हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, हमेशा अपने आगे द को लेंगे। ये छोटी छोटी जो टिप्स बताता हूँ इसी में से आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब फटाफट बढ़ो इस आर्टिकल की वोकैब पे। नए वर्ड्स, पुराने वर्ड्स सारे इस आर्टिकल की वोकैब के देख लेते हैं ताकि इसको स्मूथली पढ़ते जाएं। एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से दें सेशन को, ताकि और स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके। और साथ ही आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पायरेंट्स को मॉक टेस्ट के लिए मैं रिफ़र करूंगा टेस्टबुक.com। इसकी खूबी ये है कि इसमें 470 एग्ज़ाम्स के 34,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट एक सिंगल पैकेज में अवेलेबल हैं। अब 34-35 हज़ार मॉक टेस्ट हैं तो इसमें ईजी भी होंगे, डिफ़िकल्ट भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे। हर तरह के मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करने का आपको मौका मिलता है। ये सारे मॉक टेस्ट सभी एग्जाम से एक सिंगल पैकेज में अवेलेबल है। 1 साल की वैलिडिटी 399 से, 3 साल की वैलिडिटी में 599 से। लेकिन 1 ईयर पास और 3 ईयर पास पे अगर आप कोड लगाते हैं YT10 तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलता है 1 ईयर पास 360 में और 3 ईयर पास 540 के अंदर। ज़रूर से डिस्काउंट का फ़ायदा उठाएं, कोड लगाएं YT10। चलिए आज मदर्स डे के मौके पे 1 ईयर पास में आपको 6 महीने की एडिशनल वैलिडिटी मिल रही है रात को 12 बजे तक। तो 1 ईयर पास 1.5 साल का बन जाएगा अपने आप, अगर आज आप रात को 12 बजे तक टेक्स्ट बुक से बाय करते हैं। आज के वर्ड्स देखते हैं अपनी वोकैब शीट में। वर्ड है कंजक्चर, पुराना वर्ड है, कर चुके हैं। कल्विनेशन है ना, ये भी पुराना वर्ड है। नए वर्ड्स मैंने ऐड किए हैं 3। स्वान सॉन्ग एक वन वर्ड है, कोवेट एक वर्ब है और सन्यू एक वर्ब है ना। साइनो एक नाउन है। चलो सारे वर्ड्स को देख लें। पुराने वर्ड्स हैं कंजेक्चर। कंजेक्चर एक नाउन भी है, एक वर्ब भी है। कंजेक्चर का मतलब होता है अंदाज़ा या अंदाज़ा लगाना। नाउन फॉर्म में अंदाज़ा, वर्ब फॉर्म में अंदाज़ा लगाना। इसको गैस वर्क भी बोलते हैं, इसको हंच भी बोलते हैं, इसको स्पेक्यूलेशन भी बोलते हैं। अब देखो स्पेक्यूलेशन नाम का वर्ड इसका
आर्टिकल में आज जो है आप देखेंगे, है ना, इसका सिनोनिम। जैसे प्रिडिक्टिंग द वेदर प्रायर टू इन्वेंशन ऑफ सैटेलाइट्स वॉज प्योर कंजेक्चर। वेदर को प्रिडिक्ट करना सैटेलाइट्स की इन्वेंशन से बिल्कुल पहले पूरी तरीके से एक अंदाजे लगाने का काम होता था, कंजेक्चर होता था, स्पेक्यूलेशन होती थी। कोई हमारे पास डेटा, कोई कुछ ऐसा नहीं होता था हमारे पास इक्विपमेंट, अंदाज़ा लगा के बताते थे कि अब इस महीने में इतनी बारिश होगी। वैसे ही वर्ब फॉर्म में एक्सपर्ट्स हैव कंजेक्चर्ड दैट अ फोर्थ वेव ऑफ द पैंडेमिक मे हिट द कंट्री इन जून 2022। एक्सपर्ट्स ने ऐसा अंदाज़ा लगाया है, कंजेक्चर किया है कि पैंडेमिक की चौथी लहर जो है भारत देश को जून 22 में हिट करेगी। तो नाउन और वर्ब फॉर्म में दोनों में ही ये वर्ड चलता है, ध्यान देना, दोनों तरीके से मैंने आपको यूज़ करके दिखाया है। अगला वर्ड है कल्मिनेशन। इसको बोलते हैं क्लाइमेक्स, फाइनलाइजेशन, एंड गेम, पिनैकल, जेनिथ, कॉन्जुमेशन। किसी भी चीज़ का फाइनल पॉइंट कहलाता है उसका कल्मिनेशन। सक्सेस इज़ द कल्मिनेशन ऑफ ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस एंड हार्ड वर्क। सक्सेस जो है जेनिथ है, फाइनल पॉइंट है, कल्मिनेशन है, क्लाइमेक्स है, कई सालों के प्रैक्टिस और हार्ड वर्क का, है ना। तो इसका जो क्लाइमेक्स नाम का वर्ड का सिनोनिम है ना, इसको आज आप आर्टिकल में देखने वाले हैं। बाकी वर्ड्स भी बहुत अच्छे हैं, नज़रअंदाज मत करना। कॉन्जुमेशन, जेनिथ, पिनैकल, कल्मिनेशन सब अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, क्लाइमेक्स को बताते हैं। तो ये तो थे जी 2 पुराने वर्ड्स। अब आ जाओ 3 नए वर्ड्स। पहला वर्ड है स्वान सॉन्ग। स्वान मतलब हंस, सॉन्ग मतलब गाना। हंसों का गाना क्या होता है, चलो इसमें कहानी में फिर कभी जाएंगे अंदर इसकी, है ना, लंबी हो जाएगी बात। स्वान सॉन्ग का मतलब समझ लो, कहानी फिर बता दूंगा कभी। इसका मतलब होता है फाइनल परफॉर्मेंस किसी भी एथलीट की, किसी भी बड़े आर्टिस्ट की, बड़ा या छोटा कोई बड़ी बात नहीं है, किसी भी प्रोफेशनल की फाइनल परफॉर्मेंस को बोलते हैं स्वान सॉन्ग। कोई पियानिस्ट है, कोई म्यूजिशियन है, कोई एथलीट है, कोई रेसर है ना, कोई रेसलर है, उसकी लास्ट परफॉर्मेंस कहलाएगी फेयरवेल परफॉर्मेंस, उसकी स्वान सॉन्ग। जैसे द सीरीज विल बी MS धोनी स्वान सॉन्ग एज द कैप्टन ऑफ द ODI टीम। सीरीज जो है धोनी की फेयरवेल परफॉर्मेंस होगी वनडे टीम के जो है कैप्टन के तौर पे, स्वान सॉन्ग होगी, है ना, फेयरवेल जो है उसकी परफॉर्मेंस होने वाली है। तो एक अच्छा वन वर्ड है स्वान सॉन्ग, को याद रखना। नया वर्ड है कोवेट। कोवेट एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है मन ही मन किसी चीज़ को लेके जलना कि ये मुझे मिल जाए। आई बात समझ में। इसको वांट करना, एनवे करना, यर्न करना भी कहते हैं। इसमें एक नेगेटिव तरह की थोड़ी सी कनोटेशन रहती है। जिस चीज़ को देख करके आप जलते हो ना कि ये मुझे मिल जाए, वो जलने वाली प्रोसेस को बोलते हैं कोवेट करना, ठीक है। वेल्दी मैन कोवेट पावर एंड पावरफुल मैन कोवेट मोर वेल्थ। अमीर लोग जो हैं पावर को मन ही मन चाहते हैं, और पावरफुल लोग और ही ज़्यादा पैसे को, है ना, दौलत को मन ही मन चाहते हैं। तो कोवेट करना। अब इसी से एक एडजेक्टिव बनता है कोवेटेड। कोवेटेड का मतलब होता है जिसको सब चाहते हो, जिसको सब ने कोवेट किया हो, जो बहुत सॉट आफ्टर हो, बहुत इन डिमांड हो, एवरीबडी वांटेड, एवरीबडी वांट्स, वो होती चीज़ कोवेटेड, है ना। तो ये कोवेट से एडजेक्टिव बनाया हमने, कोवेटेड। लास्ट वर्ड है हमारे पास साइन्यू। साइन्यू का मतलब होता है मसल। डॉक्टर्स ट्रेन एवरी साइन्यू टू सेव द लाइफ ऑफ द किड्स। डॉक्टर्स ने स्ट्रेन कर दिया, जोर लगा दिया अपनी हर मसल का, हर मांसपेशी का, छोटे बच्चे की जान को बचाने के लिए। स्ट्रेन योर साइन्यू एक फ्रेज होता है इंग्लिश में, इसका मतलब होता है पूरा दम लगा देना, सारी मसल्स को, समझ गए ना, चाहे मसल्स इन्वॉल्व ना भी हों फिर भी आप जो पूरा एफर्ट लगाते हो उसको कहते हैं स्ट्रेन योर साइन्यू। तो साइन्यू एक मसल को बोलने वाला वर्ड है, इसको आज आप आर्टिकल में देखेंगे। तो ये 5 वर्ड्स हैं, डिटेल में हो गए हैं। आ जाओ आर्टिकल पे। एक समरी आपको दे दें किस बारे में लिखा हुआ है। देखो समरी ये है कि चाइना में चल रहा है भयंकर वाला कोविड, और इतना भयंकर चल रहा है कि इस साल चाइना में एशियन गेम्स होने वाले थे सितंबर में, वो अब नहीं होंगे। पहले विंटर ओलंपिक्स हुए फरवरी में, ठीक है, वो बड़ी मुश्किल से हो पाए, लेकिन सितंबर वाले एशियन गेम्स अब देख के लग रहा है इस साल चाइना नहीं करवा पाएगा। अब ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जापान में टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में नहीं हो सके, फिर 2021 में उनको करवाना पड़ा। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली एशियन गेम्स 2022 की जगह 2023 में करवाने पड़े, लेकिन इससे कई एथलीट्स के प्लान्स और प्रायोरिटीज चेंज होंगी, क्योंकि 2023 में कॉमनवेल्थ गेम भी है, फिर 2024 में पेरिस ओलंपिक्स भी आ रहा है। तो सबकी कैलकुलेशन बिगड़ जाने वाली है, लेकिन इसमें कुछ हो नहीं सकता है। इसमें किसी को ब्लेम नहीं कर रहा है, किसी की प्रशंसा नहीं कर रहा है, रिपोर्टिंग टोन में आपको बता रहा है दुनिया भर में एशियन गेम की डेट चेंज होने से क्या होगा, है ना। तो आज की टोन है रिपोर्टिंग, रिपोर्ट किया जा रहा है क्या होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल को शुरू करेंगे। चलिए, अगर अभी तक अपनी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर से जाके डाउनलोड करें। आपकी अपनी ऐप है YT योर इंग्लिश ट्यूटर, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा है। ऐप पे अभी मिल रहे हैं आपको डिस्काउंट्स,
मदर्स डे के मौके पे राइटिंग का कोर्स भी अवेलेबल है, बैंकिंग का कोर्स भी अवेलेबल है, एसएससी का कोर्स भी अवेलेबल है। हर कोर्स आपको 450 475 की कीमत में मिल रहा है। इनका फ़ायदा आप ले सकते हो। कोई भी क्वेरी हो ऐप से रिलेटेड, ये नंबर्स हैं, इन पे व्हाट्सअप करें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट में ऐप का लिंक डाल रहा हूँ। चलिए, कह रहा है इन रीसेंट टाइम्स स्पोर्ट्स सीम टू बी ब्रीदिंग ईजी डिस्पाइट कोविड-19 लॉन्ग शेडो। कह रहा है हाल के कुछ वक्त में, इन रीसेंट टाइम्स में, टाइम्स लगाया जाता है इसमें, एस देख लेना, टाइम नहीं लिखा जाता, रीसेंट टाइम्स है ना, आज कल के कुछ जो है वक्त में, हालात में। कह रहे जो स्पोर्ट है, जो खेल हैं, वो दिखाई देते थे कि वो ब्रीद इजी कर रहे हैं, वो बड़े प्यार से कुशल मंगल से चल रहे हैं। ब्रीद इजी कर रहे हैं मतलब चैन की सांस ले रहे हैं। और कैसे ले रहे हैं भाई चैन की सांस? डिस्पाइट यानी कि बावजूद कोविड-19 की लंबी परछाई के, लॉन्ग शेडो के, काली परछाई के। तो ऐसा हमें आजकल देखने में अभी लग रहा था कि कोविड चाहे कितना भी आ रहा हो जा रहा हो, स्पोर्ट्स तो बड़े आराम से चल रहे हैं। स्पोर्ट की वर्ब है सीम्ड टू बी ब्रीदिंग, टू बी प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव। ऐसा दिखाई दे रहा था कि ऐसा हो रहा था। इन्फिनेटिव के सारे प्रकार आपने सीखे हुए हैं, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, है ना, सिंपल। चलो, डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद। अब देखो, डिस्पाइट, इंस्पाइट ऑफ और नॉट विथस्टैंडिंग, इन तीनों के बीच का डिफरेंस आप जानते हो। सबसे पहले तो मुझे बता दो यहाँ पे कहाँ गलती की हुई है हमने। डिस्पाइट बावजूद, इंस्पाइट बावजूद, नॉट विथस्टैंडिंग बावजूद, लेकिन ऑफ में मैंने कहाँ पे गलती की है? चलो, डिस्पाइट के बाद में कभी भी ऑफ ना लगाएं। इंस्पाइट ऑफ आता है, डिस्पाइट बिना ऑफ के आता है, नॉट विथस्टैंडिंग भी इन्हीं का एक सिनोनिम है। इस ऑफ को इन दोनों के आगे नहीं लगाना। दूसरा, डिस्पाइट, इंस्पाइट और नॉट विथस्टैंडिंग, इनका मतलब होता है बावजूद। इनको इन दोनों वर्ड से कंफ्यूज नहीं करना है। इंस्टेड ऑफ और रादर देन, इनका मतलब होता है बजाय। लिख दूं, बजाय, और इनका मतलब है बावजूद। तो बावजूद और बजाय का अलग अलग मीनिंग है। ऐसा ना हो कि बजाय की जगह बावजूद लगाए हो या बावजूद की जगह बजाय लगाए हो। ये दोनों अलग प्रेपोजिशन है, इनको अलग तरीके से यूज़ करना है। बढ़े आगे, चलो। कह रहा है येट अ सरप्राइजिंग फुल स्टॉप हैज़ स्प्रंग अप इन अ मल्टी डिसिप्लिनरी कॉन्टिनेंटल इवेंट विद द पोस्टपोनमेंट ऑफ द एशियन गेम्स एट हांगझोऊ इन चाइना। कह रहा है फिर भी एक आश्चर्यचकित करने वाला, सरप्राइजिंग, हैरानी जो है जताने वाला फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का मतलब होता है किसी चीज़ का, समझ गए ना, फुल स्टॉप लग गया, एंड लग गया। कह रहे फिर भी एक बड़ा सा ब्रेक, सरप्राइजिंग सा ब्रेक हमें जो है उसको स्प्रंग अप होते हुए हमने देखा है। एक ऐसा ब्रेक जो है स्प्रंग अप होके आया है। अब ये स्प्रंग अप क्या होता है? स्प्रिंग आपने देखा होगा ना, उछल करके आता है ऊपर, उसको दबाओगे तो उछलेगा। तो स्प्रिंग अप, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का अपीयर होना। जैसे स्प्रिंग को आप दबाते हो तो वो आपके सामने अपीयर होता है ना, उसी की सेकेंड या थर्ड फॉर्म है स्प्रंग अप। तो कह रहे फिर भी एक फुल स्टॉप जो है, ब्रेक सा जो है हमारे सामने उछल करके आ गया है एक कॉन्टिनेंटल मल्टी डिसिप्लिनरी इवेंट में। एक ऐसा इवेंट में जो कॉन्टिनेंटल है, जिसमें कई कॉन्टिनेंट्स इन्वॉल्व होंगे और जिसमें कई सारे डिसिप्लिन होंगे, कई सारे तरह के गेम्स होंगे। और कैसे आया है ये आया है पोस्टपोनमेंट के साथ ही, आगे खिसक जाने के साथ ही, एशियन गेम्स के जो हांगझोऊ में होने वाले थे चाइना के अंदर। आई बात समझ में? तो चाहे स्पोर्ट्स आराम से चल रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बड़ा सा ब्रेक, फुल स्टॉप हमने देखा है जैसे ही एशियन गेम्स के ऊपर फुल स्टॉप लगा। फुल स्टॉप की वर्ब है हैज स्प्रंग अप। स्प्रिंग अप की थर्ड फॉर्म है स्प्रंग अप, है ना, चीज़ों का इमर्ज, अपीयर या इरप्ट होना। जैसे स्प्रिंग को आप दबाते हो तो वो आपके सामने उछल करके आता है। मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब जिसमें कई सारे डिसिप्लिन हों, कई सारे गेम्स होंगे, कई तरह के। कॉन्टिनेंटल मतलब जिसमें कॉन्टिनेंट्स, कई महाद्वीप इन्वॉल्व हों। आगे बढ़ते हैं। गेम्स के आगे हमेशा द लगाना है, कोई भी गेम्स हो, एशियन गेम्स, है ना, किसी भी टूर्नामेंट, किसी भी वर्ल्ड के किसी भी स्पोर्ट का कोई भी टूर्नामेंट हो, उसके आगे आपको द को जरूर लगाना होता है। आगे कह रहा है दैट शंघाई हैज़ विटनेस्ड an outbreak which led to the enforcement of strict restrictions has obviously forced a rethink within the Chinese landscape। कह रहा है ये बात की, दैट कौन सी बात? कि शंघाई ने विटनेस किया है एक आउटब्रेक को, शंघाई ने विटनेस किया है, देखा है एक फैलाव को। आउटब्रेक में मतलब होता है सडन जो है इमरजेंस, किसी भी वायरस की, किसी भी चीज़ की। तो शंघाई ने एक अचानक से होने वाला फैलाव देखा है जो कि लीड टू कर गया, जो कि आगे ले गया हमें इन्फोर्समेंट तक, इम्पोजिशन तक, लगाए जाने तक स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस के, बहुत ही कड़ी पाबंदियों के। कह रहे ये जो बात है ना कि शंघाई ने ऐसा देखा है, ये बात जो है इसने हैज़ ऑब्वियसली फोर्स्ड, साफ तौर पे फोर्स कर दिया है, मजबूर कर दिया है एक रीथिंक को, एक पुनर्विचार को, रिव्यू को। और किसके अंदर?
चाइनीज लैंडस्केप के अंदर, चाइना के लैंडस्केप के अंदर। लैंडस्केप का मतलब होता है सीनरी, है ना। तो चाइना के अगर सीन की बात की जाए तो शंघाई आउटब्रेक की वजह से चाइना की राजनीति में, वहाँ की पब्लिक जो है डिस्कोर्स में ऐसी बातें उठ रही हैं कि क्यों ना इस चीज़ को, एशियन गेम्स को भी आगे के लिए खिसका दिया जाए, है ना। एक रीथिंक किया जा रहा है, इस बात पे पुनर्विचार, रिव्यू किया जा रहा है। अब देखो सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या है। दैट की वर्ब है हैज़ फर्स्ट, शंघाई की वर्ब है हैज़ विटनेस्ड, विच आया है आउटब्रेक के लिए, इसकी वर्ब है लेड टू। आउटब्रेक का मतलब होता है किसी चीज़ का सडन इमरजेंस या स्प्रेड, कोई बीमारी हो, कोई भी गलत चीज़ हो ना, जब उसका अचानक से फैलाव होता है तो उसको बोलते हैं आउटब्रेक। लीड टू में टू प्रेपोजिशन है, इसके बाद हमेशा एक नाउन या वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। यहाँ पे नाउन का इस्तेमाल किया गया इन्फोर्समेंट का। इन्फोर्समेंट का मतलब होता है ज़बरदस्ती किसी चीज़ को लगाना या इम्पोज करना, है ना। इम्पोजिशन, इन्फोर्समेंट एक ही बात है। बड़े आगे कह रहा scheduled to be held in September. The Asian Games needs a fresh window, and the speculation is that, like the Tokyo Olympics, which suffered a year's postponement and was held in 2021, the Asiad 2 may spill over into 2023. कह रहे शेड्यूल्ड थे जो हेल्ड किए जाने, हेल्ड करना मतलब ऑर्गेनाइज करना। कह रहे जिनका शेड्यूल बन चुका था कि वो ऑर्गेनाइज किए जाएंगे सितंबर के अंदर। कह रहा है ऐसे शेड्यूल के बाद हुआ क्या। कह रहे जो ये एशियन गेम्स है ना, इनको ज़रूरत है एक फ्रेश विंडो की, एक नई विंडो की, एक नए स्लॉट की। विंडो का मतलब होता है स्लॉट। जैसे सितंबर के स्लॉट में होने वाले थे, सितंबर महीने में नहीं, अब सितंबर में नहीं, अगले साल होंगे मार्च में। तो इनको एक नए फ्रेश स्लॉट की या विंडो की ज़रूरत है। और कह रहे जो स्पेकुलेशन जो है, जो कंजेक्चर जो है, जो इशारा या लोगों का एस्टिमेशन जो है वो ये है दैट कि बिल्कुल टोक्यो ओलंपिक्स की तरह ही जिन्होंने सफ़र किया था एक साल के डिले को, पोस्टमेंट को, और जिनको आखिरकार ऑर्गेनाइज किया गया था, हेल्ड किया गया था 2021 में बजाय 2020 के। कह रहे बिल्कुल इन्हीं की तरह ही जो एशियाड है ना इस साल का, जो चाइना में होने वाला है, वो भी स्पिल ओवर कर सकता है, आगे के आगे बह करके जा सकता है। स्पिल ओवर करना मतलब बह जाना, तो वो बह सकता है 2023 के अंदर। अच्छा सेंटेंस बना हुआ है, स्ट्रक्चर आपको समझा देता हूँ। एशियाड गेम्स के लिए एडजेक्टिव आया पास्ट पार्टिसिपल स्केड्यूल्ड, वो एशियन गेम्स जो स्केड्यूल्ड थे। यहाँ पे यूज़ किया गया सिंपल इन्फिनेटिव की पैसिव फॉर्म। स्केड्यूल थे, हेल्ड किए जाने, एशियन गेम्स के ऊपर काम होने वाला था, इसलिए टू बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। एशियन गेम्स की वर्ब है नीड्स, स्पेकुलेशन की वर्ब है इज। टोक्यो ओलंपिक्स के आगे द लगेगा, ऑलरेडी लगा हुआ है। और टोक्यो ओलंपिक्स के लिए विच नाम के रिलेटिव प्रोनाउन को यूज़ किया है, जिसकी वर्ब है सफर्ड। इसकी दूसरी वर्ब है वॉज हेल्ड, पैसिव वॉइस के अंदर। अब फिर देखो एशियन गेम्स, एशियाड की वर्ब है मे स्पिल ओवर इनटू। ऐसे ही पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। वर्ड फॉर वर्ड सब्जेक्ट वर्ब को पकड़ते हुए चलो, सेंटेंसेस में दिमाग में बिठाते हुए चलो। यही तरीका है इंग्लिश में कॉन्फिडेंस का। इसके बाद कुछ रह ही नहीं जाता जो आपकी नज़रों से बचाओ, है ना। चलो अब ये स्पिल ओवर इनटू क्या होता है, इसका मैंने आपको मीनिंग बताया, आगे बह जाना। अब मैं आपको इसको दिखाता हूँ पिक्चर के जरिए। देखो ये होती है स्पिल ओवर। स्पिल का मतलब बहना, ओवर मतलब ज़्यादा। जब आप गिलास में पानी डालते हो तो गिलास फुल हो जाएगा। गिलास के फुल हो जाने के बाद वो पानी जो है बह करके और जगहों पे बहने लगेगा, टेबल पे आएगा, फिर ज़मीन पे आएगा, फिर आपके, समझ गए ना। तो स्पिल ओवर इनटू का मतलब होता है आगे से आगे बह जाना। वैसे ही एशियन गेम्स जो हैं इस बार 2022 से बह करके 2023 में चले जाएंगे, स्पिल ओवर इनटू हो जाएंगे। इस तरीके से आप याद रख सकते हो वो कैप को। आगे बढ़ते हैं। कह रहा इन द करंट ईयर फीचरिंग द वर्ल्ड चैंपियनशिप्स विच वॉज टू बी फॉलोड बाय द कॉमनवेल्थ गेम्स, द एशियन गेम्स वॉज एक्सपेक्टेड टू बी द बिग क्लाइमैक्स। कह रहे करंट ईयर में जो फीचर करता है वर्ल्ड चैंपियनशिप्स को, हाल का जो ईयर है जिसमें शिरकत करेंगी कई सारी वर्ल्ड चैंपियनशिप्स। फीचर करना मतलब इन्वॉल्व करना, शिरकत करवाना, है ना, हिंदी में बोलते हैं शिरकत करवाना। कह रहा हुआ क्या इस साल में। कह रहा ये वो वाला साल है जो कि फॉलोड बाय होने वाला था, जिसके पीछे पीछे फॉलो करके आने वाला था अगले साल का कॉमनवेल्थ गेम्स जो इंग्लैंड में होने वाला है। कह रहा इस साल में हुआ ये कि जो एशियन गेम्स है ना, ये एक्सपेक्टेड थे कि ये बिग क्लाइमैक्स, फाइनल क्लाइमैक्स होने वाले थे। आई बात समझ में। ये साल कई सारी चैंपियनशिप होने वाली थी, इसके अगले साल में फिर कॉमनवेल्थ गेम्स, फिर उससे अगले साल में ओलंपिक्स। तो ये साल जो है एशियन गेम्स का, जो एशियन गेम्स है, इससे आशाएं ये थी कि एक क्लाइमैक्स बन जाता, इस साल का लास्ट सबसे बड़ा मेन इवेंट बनने वाला था, अब जो कि नहीं बन पाएगा। विच की वर्ब है वॉज, विच आया करंट ईयर के लिए। करंट ईयर फीचरिंग द वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, है ना, तो करंट ईयर के लिए आया विच। अच्छा, फॉलो बाय का मतलब होता है पीछे पीछे आना।
व्हेन यू आर फॉलोड बाय समवन तो कोई आपके पीछे पीछे आ रहा है, और व्हेन यू आर फॉलोइंग समवन तो आप किसी के पीछे पीछे फॉलो करते हुए जा रहे हो। तो फॉलोइंग और फॉलोड बाय में, ठीक है ना, मीनिंग निकालना, इनमें फ़र्क निकालना सीखो। फॉलोड बाय हो तो आपको कोई फॉलो करेगा, अब आगे हो वो पीछे है। एशियन गेम्स की वर्ब है वॉज एक्सपेक्टेड, क्लाइमैक्स आप जानते हो, जेनिथ, पिनेकल, कल्मिनेशन, कॉन्जुमेशन, है ना, मेन इवेंट। कह रहा द बेंचमार्क हैज़ नाउ वेनिस्ड एंड एथलीट्स एंड स्पोर्ट बॉडीज हैव टू ऑल्टर प्लान्स। कह रहा है अब ये कसौटी, ये बेंचमार्क, ये स्टैंडर्ड, ये यार्डस्टिक वेनिश हो चुकी है, गायब हो चुकी है। अब एशियन गेम्स जो है क्लाइमैक्स बनने वाले थे, ये बेंचमार्क इनसे अब छिन चुका है, अब ये इस साल होने वाले नहीं है। कह रहा एथलीट्स और स्पोर्ट्स बॉडीज जो हैं उनको अब चेंज करना पड़ेगा, अपने प्लान्स को ऑल्टर करना पड़ेगा। हैव टू, हैज़ टू, हैड टू बताते हैं आपकी मजबूरी को, दे हैव टू ऑल्टर प्लान्स। बेंचमार्क की वर्ब है हैज़ नाउ वेनिस्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। बॉडीज और एथलीट्स की वर्ब है हैव, है ना, आगे तो इन्फिनेटिव लगा हुआ है, हैव टू मतलब करना पड़ेगा, ऑल्टर मतलब चेंज करना। अच्छा और क्या होगा, कह रहे स्पोर्ट्स पर्सन्स ट्रेन टू ग्रेजुअली अचीव द जोन और द पीक व्हेन दे मैक्सिमाइज देयर चांसेस ऑफ विनिंग अ कोवेटेड मेडल। कह रहे स्पोर्ट्स पर्सन जो है ट्रेन करते हैं, मेहनत करते हैं कि वो ग्रेजुअली, धीमे धीमे, ग्रेजुअली मतलब धीमे धीमे, स्टेप बाय स्टेप मैनर में, तो वो धीमे धीमे रीच करें अपने जोन में या अपने पीक में। पीक का मतलब होता है उनकी सबसे जो है हाईएस्ट परफॉर्मेंस। स्पोर्ट्स पर्सन इस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को हाईएस्ट लाने की कोशिश करता है, 4 से 6 महीने वो ट्रेनिंग करता है कि बिल्कुल जिस दिन टूर्नामेंट हो मैं अपनी हाईएस्ट परफॉर्मेंस पे हूँ। तो ऐसा वो करते हैं। और कह रहे कब करते हैं, जब वो मैक्सिमाइज करते हैं अपने चांसेस को, बेहतर बनाते हैं अपनी जो है मौक़ों को, जो है विन करने का एक ऐसे मेडल को जो कोवेटेड हो, जिसको डिज़ायर करते हो सभी लोग, जो सोट आफ्टर हो। कोवेट का मतलब याद है ना, किसी चीज़ को मनी मन पाना, तो ऐसा मेडल जिसको सभी सब मनी बन पाने की ख्वाहिश रखते हैं, कोवेटेड मेडल को। तो ऐसा होता है स्पोर्ट्स पर्सन के साथ। स्पोर्ट्स पर्सन की वर्ब है ट्रेन, दे की वर्ब है मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज का मतलब होता है मैक्सिमम बनाना, कोवेटेड मतलब जिसके पीछे सब भाग रहे हो, सोड आफ्टर हो, हाई इन डिमांड हो। कह रहा इट इज लिंक टू अ मॉनिटर्ड ब्लेंड ऑफ ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन एंड रेस्ट वाइल द आई इज लॉक्ड ऑन द इवेंट डेट्स। कह रहा अब ये जो पूरी तामझाम है, स्पोर्ट्स पर्सन जो है 4 से 6 महीने पूरा अपना पीक लाने की कोशिश करेगा। कह रहा है ये जो जुड़ा हुआ है पूरी तरीके से लिंक टू है, और किससे, एक सुपरवाइज्ड, एक मॉनिटर्ड ब्लेंड से, मिक्सचर से, ऐसे मिक्सचर से जो जिसको कोई गुरु जो है ऊपर जो कोच है मॉनिटर भी करता है। और ये ब्लेंड किसका है, ट्रेनिंग का, खाने का और आराम का, इन तीनों के ब्लेंड की बात यहाँ पे हो रही है। कह रहे जबकि जो आंख होती है वो टिकी होती है, निशाने पे लगी होती है, लॉकडाउन होती है इवेंट की डेट्स के ऊपर जिस दिन उनको परफॉर्म करना है। तो इस तरीके से पूरा दिमाग में कोच साहब जो है एथलीट्स के पूरा दिमाग में वो बिठा करके चलते हैं कि इतने दिन ये ट्रेन करेगा, इतने दिन खाएगा, इतने दिन रेस्ट करेगा, और टूर्नामेंट के डेट पे ये पूरी तरीके से तैयार होगा पीक परफॉर्मेंस देने के लिए। इट की वर्ब है इज, आई की वर्ब है इज। लॉकडाउन का मतलब होता है सधा हुआ होना, ब्लेंड का मतलब होता है मिक्सचर या फ्यूजन, है ना, कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं ब्लेंड, चीज़ों की मिक्सचर। कह रहा है हाउएवर a last minute change scuppers even the best laid plans and demands a recalibration from the concerned athlete, coaching staff and sports association and nations। कह रहे हालांकि एक लास्ट मिनट में जो चेंज आता है, अब आपको अप्रैल मई में पता लग रहा है कि सितंबर में गेम्स तो होंगे नहीं जिसके लिए आप तैयार कर रहे हो 6 महीने से। कह रहे जो 11th आवर पे आने वाला लास्ट मिनट चेंज है, ये खतरे में डाल देता है, स्कपर कर देता है, डुबो देता है सारे के सारे अच्छे से अच्छे बेस्ट लेड प्लान्स को भी। और ये डिमांड करता है कि फिर से एडजस्टमेंट की जाए, रिकैलिब्रेशन किया जाए, और किससे, कंसर्न्ड एथलीट से, जो एथलीट कंसर्न्ड है ना, जो भी परेशान है, उसके कोचिंग स्टाफ से और स्पोर्ट्स एसोसिएशन से और वहाँ की नेशन से। तो ऐसा होता है लास्ट मिनट चेंज की वजह से सारे जो है प्लान चेंज करने पड़ते हैं, अच्छे से अच्छा प्लान भी जो है ख़त्म हो जाता है। चेंज की वर्ब है स्कपर्स। स्कपर का मतलब होता है किसी चीज़ को डुबो देना या किसी चीज़ को डेंजरस पोजीशन में ले आना। ये स्कपर वर्ड कैसे बना है आपको समझा देते हैं। स्कपर होता है जहाज़ में ये वाला छेद, ये वाला होल, जिससे जहाज़ का पानी जो है, जहाज़ के ऊपर का पानी है ना, उसको आप समंदर में बहा देते हो। इस तरह के छेद आपको जहाज़ में मिलेंगे, ठीक है। अब ये स्कपर क्या करेगा, पानी जो भी यहाँ डेक पे आएगा लहरों का, उसको वापस जो है समंदर में डाल देगा ताकि जहाज़ जो है भारी ना हो और डूबे भी नहीं। अब ये स्कपर के अंदर आपकी कोई काम की चीज़ भी जा सकती है। मान लो आप यहाँ खड़े हो, आपकी जेब में सिक्का है, निकला और स्कपर में से निकल गया बाहर, तो यहाँ से ये डेंजरस, ये जो होल है ना अपने आप में बहुत डेंजरस है,
इसमें से पानी तो निकलेगा, लेकिन आपकी काम की चीज़ भी जो है समंदर में जली जाएगी। तो इसलिए स्कपर नाम की वर्ब को हमने यहाँ से बनाया है, किसी चीज़ को बहुत ही डिफिकल्ट पोजीशन में डालना, समझ गए ना, स्कपर कर देना। ऐसे ही इनके प्लान्स भी स्कपर हो गए हैं, जहाज में छेद से पानी की जैसे पानी निकलता है ना, वैसे इनके जो है प्लान्स भी सारे के सारे डूब चुके हैं। ठीक है, चेंज की दूसरी वर्ब है डिमांड्स। चलो आगे बढ़ते हैं। रिकैलिब्रेशन का मतलब होता है फाइन ट्यूनिंग, रीएडजस्टमेंट। एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, वो मैं आपको बाद में करवाऊंगा, थोड़ा अपने फ्लो बने पहले, है ना, कॉन्सेप्ट पे अपने फिर से घूम के आएंगे। कह रहा द लेटेस्ट डेवलपमेंट ऑफर्स अ मिक्स्ड बैग फॉर इंडिया विच फाइंड्स बेटर सक्सेस रेट्स इन द एशियाड एंड कॉमनवेल्थ गेम्स अनलाइक इन द ओलंपिक्स। अब देखो फर्स्ट में तो बताया हुआ क्या, अब सेकंड में बताएगा इससे इस पूरे काम से इंडिया पे क्या इफेक्ट होने वाला है। कह रहा है जो ताज़ा तरीन एपिसोड है, डेवलपमेंट है, जो घटनाक्रम है, ये ऑफर करता है मिक्स्ड बैग को इंडिया के लिए। इस एक ऐसा बैग जिसमें मिक्स्ड चीज़ें हैं, आप अंदर हाथ डालोगे तो अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं, तो एक मिक्स्ड से स्टेटस को खड़ा करता है इंडिया के लिए। कह रहा है वो इंडिया जो कि फाइंड करता है ज़्यादा सक्सेस रेट्स को एशियन गेम्स में और कॉमनवेल्थ गेम्स में, और किसके बिल्कुल उल्टा भाई, अनलाइक ओलंपिक गेम्स के द ओलंपिक्स। तो इंडिया के लिए अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं एशियन गेम्स के ख़त्म हो जाने से, इस साल आगे खिसक जाने से, और ये वही इंडिया है जिसको ओलंपिक्स की बजाय एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स में बहुत अच्छे से सक्सेस मिलती है। डेवलपमेंट की वर्ब है ऑफर्स, इंडिया के लिए रिलेटिव बनाना है विच, जिसकी वर्ब है फाइंड्स। कभी भी आपको प्रॉपर नाउन्स मिले, है ना, जो नॉन ह्यूमंस हो, उनके लिए आप विच यूज़ करेंगे, और प्रॉपर नाउन्स जो ह्यूमंस है उनके लिए हु को यूज़ करेंगे। इतना आप जानते हैं ना, इंडिया इज़ ए प्रॉपर नाउन और इंडिया एक, है ना, नॉन ह्यूमन जो है एंटिटी है, इसलिए हमने विच को यहाँ पे इस्तेमाल किया है। कह रहा बट कटिंग अक्रॉस द वेरिड स्पेक्ट्रम ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स द इंडेफिनिट पोस्टपोनमेंट इज सीन बोथ एज अ ब्लेसिंग एंड एज अ कर्स। कह रहा लेकिन कट अक्रॉस करते हुए, पास ओवर करते हुए, क्रॉस करते हुए, और किसको भाई, अलग अलग तरह के वेरिड स्पेक्ट्रम को, बहुत ही बड़े एक स्पेक्ट्रम को, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है रेंज, और किसके, इंडियन स्पोर्ट के, भारत के खेलों के। कह रहे खेलों के एक बहुत ही बड़ी रेंज से गुजरते हुए, बहुत बड़ी रेंज को प्रभावित करते हुए, कट अक्रॉस करते हुए हुआ क्या। कह रहे ये जो इंडेफिनिट पोस्टपोनमेंट है ना, ये जो पोस्टमेंट है जिसके बारे में हमें पता भी नहीं है कब तक ये चलेगी, इंडेफिनिट है, 1 साल या 2 साल या 6 महीने बाद कब से होगा हमें पता ही नहीं है। कह रहे देखी जा सकती है दोनों ही तरीके से, एक वरदान के तौर पे भी और एक अभिशाप के तौर पे भी, ब्लेसिंग और कर्स दोनों के तौर पे। आई बात समझ में। तो इससे अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों होने वाली हैं, वो आगे आपको भी डिटेल में बताएगा। कटिंग अक्रॉस यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है, इसका मतलब होता है पास थ्रू करना या पास ओवर करना, है ना, कहीं से गुजरना, क्रॉस करना। पोस्टपोनमेंट की वर्ब है इज सीन। इंडेफिनिट मतलब जो डेफिनेट ना हो, जिसके बारे में पता ना हो कब तक चलेगा, इंडेफिनिट। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है रेंज, ब्लेसिंग मतलब वरदान, और कर्स का मतलब है अभिशाप। ब्लेसिंग को बून भी बोलते हैं, है ना। चलो कह रहा विद द एशियन गेम्स सर्विंग एज ए क्वालिफिकेशन इवेंट फॉर द पेरिस ओलंपिक्स इन 2024, हॉकी इंडिया वॉज इनिशियली मुलिंग ओवर फील्डिंग अ सेकेंड स्ट्रिंग टीम एट द कॉमनवेल्थ गेम्स एंड सेंडिंग अक्रॉस इट्स मेन स्क्वाड फॉर द एशियाड। अब बता रहे इंडिया की मुश्किलें क्या हैं, क्या क्या बड़ी बड़ी परेशानियां इंडिया के सामने खड़ी हो गई हैं। कह रहा के साथ ही विद एशियन गेम्स के सर्व कर देने के साथ ही एक क्वालिफिकेशन इवेंट के तौर पे, एक ऐसा इवेंट जो आपको क्वालिफाई करवाएगा, और किसके लिए, 2024 में होने वाले फ्रांस के पेरिस में होने वाले ओलंपिक्स के लिए। कह रहा है एशियन गेम्स के इस तरह का एक क्वालिफिकेशन इवेंट्स के बन जाने के साथ ही जो यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करेगा वो 2024 में भी अच्छा जो है मनोबल लेके जाएगा। कह रहा हुआ क्या, हॉकी इंडिया जो है, इंडिया की जो हॉकी फेडरेशन है, वो शुरू में मूल ओवर कर रही थी। मूल ओवर करने का मतलब होता है कंसीडर करना, डेलिब्रेट करना, किसी चीज़ पे गहन विचार करना। तो गहन विचार कर रही थी, और किसके ऊपर, फील्ड करने की तरफ। फील्ड करने का मतलब होता है जो है लड़वाना, दौड़वाना, है ना, किसी को पार्टिसिपेट करवाना। तो ये विचार कर रही थी कि पार्टिसिपेट करवाए, फील्ड करवाए, लड़वाए या दौड़वाए एक सेकंड स्ट्रिंग टीम को। सेकंड स्ट्रिंग टीम का मतलब है जो आपकी मेन टीम ना हो, है ना, जिसमें आधे प्लेयर्स तो ठीक है पुराने हो, लेकिन आधे प्लेयर्स नए भी हों। ऐसी एक सेकंड टीम को जो है फील्ड करवाने का सोच रही थी। अब कहाँ पे, अगले साल होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में जो है बर्मिंघम में। और सोच रही थी कि सेंड अक्रॉस करे, आगे भेजे, क्रॉस सेंड करके अपनी मेन स्क्वाड को, मेन टीम को एशियन गेम्स के लिए, द एशियाड के लिए। तो ये हमारा प्लान था, है ना। हमारी एक सेकंड टीम तो हम भेजेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स में,
वहाँ पे वो अच्छा परफॉर्म करेगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी करेगी तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अपनी मेन टीम को भेजेंगे एशियन गेम्स में ताकि अच्छा मनोबल ये गेन करे, कॉन्फिडेंस या मोराल अपना बूस्ट करे और ओलंपिक्स के लिए अच्छे से रेडी हो जाए, ऐसा हम सोच रहे थे। हॉकी इंडिया की वो है वॉज मूविंग ओवर। फील्ड करना मतलब लड़ाना, दौड़वाना, पार्टिसिपेट करवाना। सेकंड स्ट्रिंग मतलब सेकंड क्लास। सेंड अक्रॉस करना मतलब दूर तक भेजना। स्क्वाड का मतलब होता है टीम। इनिशियली मतलब शुरुआत से, इन द बिगिनिंग। अब देखो ऐसा क्यों है, एक ही टीम को दोनों जगह क्यों नहीं भेजा जा रहा। कह रहा द एप्रीहेंशंस वर सेंटर्ड अराउंड द डिफिकल्टी ऑफ पिकिंग ट्वाइस इन अ ईयर विद इन अ फ्यू मंथ्स। कह रहा है जो एप्रीहेंशन था, जो डर था, जो शंका था, शक था, फियर था, वो सारे के सारे फियर जो थे ना, वो सेंटर्ड अराउंड थे, इसी चीज़ पे केंद्रित थे। और वो चीज़ क्या है, ये वाली मुश्किलात, ये वाली डिफ़िकल्टी जो एक ही साल में 2 बार पीक करवाने की है, एक ही साल में 2 बार पीक परफॉर्मेंस पे लाने की है कुछ ही महीने के बीच में अपनी टीम को। तो एक टीम एक साल में 2 बार पीक परफॉर्मेंस नहीं दे सकती, बड़ा मुश्किल होता है कुछ ही महीनों में 2 बार करवाना। तो मेन टीम को भेजा जा रहा था एशियन गेम्स में, सेकेंडरी टीम को भेजा जा रहा था कॉमनवेल्थ गेम्स में। एप्रीहेंशंस की वो है वर सेंटर्ड अराउंड मतलब इस चीज़ के चारों तरफ सेंटर्ड थी। पीक करने का मतलब पीक परफॉर्मेंस लाना है ना। चलो कह रहा बट विद चाइना पोस्टपोनिंग द मार्की इवेंट्स अ फुल स्ट्रेंथ हॉकी आउटफिट कैन नाउ बी सेंट टू बर्मिंघम फॉर द कॉमनवेल्थ गेम्स। कह रहा लेकिन चाइना के पोस्टपोन कर देने के साथ ही अपने मार्की इवेंट को, मार्की का मतलब होता है जिसमें ज़्यादा सिग्निफिकेंस हो, जिसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो, जो बहुत ही एमिनेंट हो, प्रेमिनेंट हो, है ना। तो कह रहा है लेकिन चाइना के ज़्यादा बड़े इवेंट को, मार्की इवेंट को, बहुत बड़े टूर्नामेंट को पोस्टपोन कर देने के साथ ही अब जो है ना इंडिया एक फुल स्ट्रेंथ हॉकी आउटफुट को, हॉकी स्क्वाड को सेंड किया जा सकता है बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए। तो अब एक साल में 2 बार तो जाना ही नहीं है, सीधे सीधे बर्मिंघम में जाना है कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो अपनी ए टीम को भेजेंगे, फर्स्ट क्लास टीम को, क्योंकि एक साल में एक ही जो अब जो हम खेलने वाले हैं ना, एक ही टूर्नामेंट होने वाला है। हॉकी आउटफिट की वो है कैन नाउ बी सेंट पैसिव वॉइस में। मार्की मैंने आपको बता दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट हो या दोनों में से, तीनों में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, है ना, सिग्निफिकेंट हो या एमिनेंट हो, मार्की कहलाता है। कह रहा द सेम रिलीफ applies to other athletes too as they now have to focus only on the world championships and commonwealth games। कह रहा है बिल्कुल ऐसा ही रिलीफ जो है अप्लाई होता है दूसरे एथलीट्स को भी, अदर एथलीट्स टू। कह रहा है क्योंकि अब उनको फोकस ओनली ऑन करना है, सिर्फ करना है वर्ल्ड चैंपियनशिप्स पे और कॉमनवेल्थ गेम्स पे। तो अब इनको दिमाग में ये नहीं होगा कि एशियन गेम्स है वहाँ भी जाना है, वहाँ भी जाना है, नहीं। अब इनका सारा कंसंट्रेशन सिर्फ 2 गेम्स के ऊपर रह जाएगा। इनको भी रिलीफ मिलने वाला है। रिलीफ की वर्ब है अप्लाइज, दे की वर्ब है हैव, दे आया है अदर एथलीट्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। देखो फोकस के बाद में और कंसंट्रेट के बाद में हमेशा ऑन लगाएं। दोनों का मतलब होता है किसी चीज़ पे अपना ध्यान लगाना, है ना, एकदम केंद्रित करना। तो फोकस ऑन, कंसंट्रेट ऑन, दोनों के बाद में ऑन आता है, एट को इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। छोटी सी टिप आपको दे रहा हूँ, याद रखना। कह रहे बट फॉर द 30+ एथलीट्स आइंग अ स्वैन सॉन्ग इट वुड बी डिफिकल्ट टू स्ट्रेच एवरी सिन्यू इन द नेक्स्ट ईयर टू। कह रहे लेकिन 30 से ज़्यादा एथलीट्स के लिए जो आय कर रहे थे, जो नज़रें गड़ा के बैठे थे एक स्वान सॉन्ग पे, एक फाइनल परफॉर्मेंस पे, एक फेयरवेल परफॉर्मेंस पे, कह रहा अब इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वो स्ट्रेच करें अपनी हर मसल को अगले साल के अंदर भी। तो कुछ बूढ़े एथलीट्स होंगे, है ना। अब ये 30+ का मतलब क्या हो सकता है, 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो इनकी उम्र 30 साल से ज़्यादा की है, या ये मोर देन 30 हैं, मतलब 30 एथलीट से भी ज़्यादा एथलीट्स हैं। इस बारे में अपने को यहाँ से इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। कह रहा है लेकिन 30 से ज़्यादा साल के उम्र वाले एथलीट्स के लिए जिन्होंने फेयरवेल के ऊपर अपनी आंख गड़ाई हुई थी, अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वो स्ट्रेच करें अपनी हर मांसपेशी को, सेन्यू को अगले साल के अंदर भी। बूढ़े होते जा रहे हैं, फेयरवेल लेना चाह रहे थे इस साल, लेकिन इस साल कोई टूर्नामेंट ही नहीं हो रहा। अब अगले साल इनको फिर से जो है 30 साल की उम्र के बाद में भी अपनी मसल्स को स्ट्रेन में डालना पड़ेगा। एथलीट्स की वर्ब है जो है देखो एथलीट्स के लिए कोई वर्ब नहीं आएगी, इसलिए नहीं आएगी क्योंकि फॉर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। फॉर द 30+ एथलीट्स सब्जेक्ट है यहाँ पे इट, वर्ब है इसकी वुड बी। आइंग का मतलब होता है आंख गड़ाना। स्वान सॉन्ग एक वन वर्ड है, इसका मतलब होता है फाइनल परफॉर्मेंस। साइन्यू का मतलब होता है मांसपेशी, मसल या नाव। अब उनमें से एग्जाम्पल दे रहा है। कह रहा है रनर जिनसन जॉनसन गोल्ड मेडलिस्ट इन द 2018 एशियाड्स मे हैव टू ट्रेन फॉर एन एडिशनल सीजन। कह रहे जो रनर है जिनसन जॉनसन जिन्होंने 2018 के एशियाड में गोल्ड मेडल जीता था,
अब इनको ट्रेन करना पड़ सकता है एक एडिशनल सीजन के लिए, 1 साल ज़्यादा के लिए। जिनसन जॉनसन रनर की वर्ब है मे हैव, है ना। अगेन हैव टू, हैज़ टू, हैड टू, ये इनकी मजबूरी है, तो मे हैव टू मतलब इनकी मजबूरी हो सकती है ट्रेन करने की और ज़्यादा। कह रहा देर आर अदर कॉम्प्लिकेशंस एज इन द बॉक्सिंग कैलेंडर 2023 कॉम्पिटिशंस आर द यार्डस्टिक फॉर ओलंपिक क्वालिफिकेशन। कह रहा और भी कॉम्प्लिकेशंस हैं इसके साथ में, जैसा कि बॉक्सिंग कैलेंडर में हो रहा है 2023 में। क्या है भाई प्रॉब्लम्स कि कॉम्पिटिशंस जो है ना वो यार्ड स्टिक हैं, वो मेजरमेंट यूनिट हैं, वो कसौटी हैं, वो स्टैंडर्ड हैं, और किसके लिए? ओलंपिक की क्वालिफिकेशंस के लिए। तो ये गेम्स जो है कईयों के लिए ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करवाने वाले थे, लेकिन इनका पोस्टपोन हो जाना जो है कई सारे एथलीट्स के लिए मुश्किलों को पैदा करता है। कॉम्प्लिकेशन मतलब पेचीदगियाँ, इंट्रिकेसीज, है ना, कॉम्प्लेक्सिटीज़, इनकी वर्ब है आर। देर से क्लोज शुरू हुआ है इसलिए वर्ब के बाद में सब्जेक्ट को रखा गया है। कॉम्पिटिशन्स की वर्ब है आर। यार्डस्टिक मतलब पैमाना, यानी कि किसी भी चीज़ का मेजरमेंट, स्टैंडर्ड मेजरमेंट। कह रहा है एन एशियाड इन दैट साइकिल वुड अफेक्ट प्रेपरेशन। कह रहा है इस साइकिल की अगर बात करें ना तो इसमें एशियन गेम्स अगर वो भी इस तरीके से आगे खिसक रहे हैं तो उनकी प्रिपरेशन को वो अफेक्ट करेंगे, प्रभावित करने वाले हैं। अफेक्ट का मतलब है प्रभावित करना, इम्पैक्ट करना। एशियाड की वर्ब है वुड अफेक्ट। कह रहा है चाइना हैड इट्स रीजन्स फॉर द पोस्टपोनमेंट एंड द स्पोर्टिंग वर्ल्ड विल नीड टू रीवर्क प्रिपरेशन एंड प्रायोरिटीज़। कह रहे चाइना के भी रीजन्स हैं, चाइना के पास भी कुछ कारण है इस चीज़ को पोस्टपोन करने के, है ना। और स्पोर्टिंग वर्ल्ड को ज़रूरत होगी कि वो रीवर्क करें अपनी प्रिपरेशंस को, अपनी प्रायोरिटीज़ को, क्या वो तैयारी करके बैठे हैं और कैसे उनको आगे चीज़ों को, टूर्नामेंट्स को प्रायोरिटाइज़ करना है, किसको पहले किसको बाद में लाना है। चलिए सिंपल सा आर्टिकल आज का, नहीं लगा सिंपल तो अब लगने लगा होगा इस तरीके से पढ़ने के बाद। चाइना की वर्ब है हैड, वर्ड की वर्ब है विल नीड, और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं। एक कॉन्सेप्ट था वो मैं यहाँ पर नहीं छोड़ा था ना, उसको मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट ये है, कंसर्न एक ऐसा एडजेक्टिव है जो नाउन से पहले आता है तो उसका कुछ और मीनिंग होता है, और नाउन के बाद में आता है तो उसका कुछ और मीनिंग होता है। नाउन से पहले आने पे कंसर्न का मतलब होता है एंक्शियस, वरीड या चिंतित, लेकिन नाउन से बाद में आने के बाद कंसर्न का मीनिंग होता है रेलेवेंट, यानी कि जुड़ा हुआ या अप्रोप्रिएट। जैसे इस सेंटेंस के जरिए समझो, द विलेजर्स कंसर्न्ड सबमिटेड देयर कंप्लेंट्स टू द कंसर्न्ड ऑफिसर। जो विलेजर्स थे, जो कंसर्न थे, जो चिंतित थे, उन्होंने अपनी कंप्लेंट्स को, अपनी शिकायतों को कंसर्न्ड ऑफिसर को थमाया। अभी ऑफिसर वो है जो रेलेवेंट है ना। मान लो आपको पुलिस में जाना है तो आप पुलिस की शिकायत है तो पुलिस वालों को दोगे, सब इंस्पेक्टर को दोगे, आप नगर पालिका में नहीं दोगे। तो जो रेलेवेंट ऑफिसर था उसी को जाकर के उन्होंने अपनी चिंता भरी कंप्लेंट्स जो है सबमिट की। अब देखो ये कंसर्न्ड ऑफिसर जो है, कंसर्न्ड इससे पहले लग जाने की वजह से ये ऑफिसर अब चिंतित हो चुका है। आपको कंसर्न्ड को इसके बाद में लगाना है, ऑफिसर कंसर्न्ड ऐसा लिखना चाहिए। और दूसरा, ये विलेजर्स जो हैं ये रेलेवेंट नहीं है, ये एंक्शियस हैं, वरीड हैं, यहाँ पे कंसर्न पहले आना चाहिए। तो इस तरीके से आपको कंसर्न वर्ड की सिचुएशन देखनी पड़ेगी, पोजीशन देखनी पड़ेगी, उसके हिसाब से इसका मीनिंग भी बदल जाता है। इसी तरीके से एक वर्ड और आपको बता रहा हूँ, एक ऐसा ही एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग बदल जाएगा उसकी पोजीशन से। एडजेक्टिव है इन्वॉल्व्ड। इन्वॉल्व्ड, इन्वॉल्व्ड अगर पहले आ जाए, बिफोर, ठीक है, बिफोर आ जाए तो इसका मतलब होगा कॉम्प्लिकेटेड। जैसे इन्वॉल्व्ड केस, इन्वॉल्व्ड डिस्कशन, एक ऐसा केस जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा पेचीदा है। एक ऐसी डिस्कशन जो इन्वॉल्व्ड है, बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन अगर इन्वॉल्व्ड किसी चीज़ के बाद में आ जाए, किसी चीज़ के बाद में आ जाए नाउन के, तो इसका मतलब होता है शामिल, है ना, यानी कि इंक्लूडेड। इंक्लूडेड, वी हैव पेड ऑल द चार्जेस इन्वॉल्व। हमने सारे के सारे चार्जेस जो शामिल थे, इंक्लूडेड थे, इन्वॉल्व थे, उनको पे कर दिया है। तो बाद में लगाया तो शामिल, पहले लगाया तो कॉम्प्लिकेटेड। इन्वॉल्व नाम का वर्ड भी ऐसे ही काम करेगा। आज के क्विज में ये कॉन्सेप्ट मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, जो भी आपको मैंने बताया। आ जाओ फटाफट से क्विज पे। बहुत ही सिंपल सा क्विज है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सबके एटलीस्ट 4 मार्क्स आएंगे, 3 से कम किसी के नहीं आने वाले। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पेरिस ओलंपिक्स जो हैं वो पोस्टपोन हो गए हैं। कॉमनवेल्थ को ऑर्गेनाइज किया जाएगा चाइना में। टोक्यो ओलंपिक्स को 2020 में करवाया गया था, या कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं वो बर्मिंघम में होने वाले हैं? बहुत ही आसान सा सवाल है। चारों में से जो करेक्ट है उसको चूज़ करो और आंसर को मैच कर लो मेरे आंसर से। फर्स्ट कमेंट में इसी वीडियो के नीचे
आंसर रखे हुए हैं वहाँ से मैच कर लेना, ठीक है। फर्स्ट वाला देखते ही बता दोगे आप ये तो, अगर आर्टिकल आपने पढ़ा है तो। सेकंड है स्वान सॉन्ग नाम के वन वर्ड का क्या मीनिंग होता है, ठीक है। इसके मैं कोई ऑप्शंस आपको नहीं दे रहा हूँ, मेरे ख्याल से सबको रट जाना चाहिए अभी तक। स्वान सॉन्ग का मतलब क्या होता है, वन वर्ड का मीनिंग आपको सेकंड में बताना है। थर्ड और फोर्थ में आपको मिलेंगे वोकैब के क्वेश्चंस। रिकैलिब्रेशन, कोवेटेड, कंजक्चर और कल्मिनेशंस में से कौन सा मीनिंग यहाँ पे सूट करेगा, और इसी तरीके से कोवेट, कल्मिनेट, स्पेकुलेट और कंजंक्चर्ड, इन चारों में से कौन सा मीनिंग यहाँ पे सूट करेगा। थोड़ा सा ग्रामर लगाना है और वोकैब को लगा के आपको चेक करना है। थर्ड और फोर्थ में क्लोज टेस्ट आप कैसे बनाओगे। आंसर हिंट के साथ डाल रहा हूँ इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में। नीचे जाओ, फर्स्ट कमेंट में हिंट्स और आंसर्स आपको मिल जाएंगे। लास्ट है, इसमें आपको ढूंढनी है एक एरर। ढूंढ करके आपको एरर मिलेगी इन्वॉल्व नाम के वर्ड में। इसी वर्ड को पकड़ो और ढूंढो कहाँ पे एरर आपको मिल रही है ना, इन्वॉल्व नाम के वर्ड से। आंसर्स अगेन रखे हुए हैं, जाके मैच कर लो। आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताओ कमेंट सेक्शन में ही। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट्स हो, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ सारे कमेंट्स को रीड करूँ। साथ ही कोर्सेज अवेलेबल है ऐप पे, जाकर के फ़ायदा ले सकते हो। राइटिंग स्किल्स, एसएससी और बैंकिंग तीनों पे अभी डिस्काउंट चल रहे हैं मदर्स डे पे। कोई भी क्वेरी रिलेटिंग टू एप्लीकेशन, ये नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप करें, आपको रिप्लाई मिलेगा। अंटिल देन, साइनिंग आउट।